We will discuss about the preamble of our constitution. फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या करवाया था? What do you mean by constitution? What are the features of our constitution? या importance of our constitution? तो now we will discuss about the preamble of our constitution. यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है? बेटे पिछले साल 2021 में सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन है यही आया हुआ है कि द प्रेम्बल इज द की ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है वो क्या है? की है, एक चाबी है। राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैं आप लोगों को अभी ये पिछले साल वाला क्वेश्चन पेपर मेरे पास पड़ा है, मेरे ख्याल से सबको दिख भी रहा होगा, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट आर द, दिख रहा है सबको? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा मैम। मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको। द प्रेम्बल इज द की ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोमा इन्वर्टेड कोमा में आ गया। इसके बाद है राइट डाउन द सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेस ऑफ आवर प्रेम्बल। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले साल आया, आज यही क्वेश्चन हमें करवाना है। हिंदी में इसको आप सारे लिख सकते हो। प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना के आधार पर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं बताएं। प्रस्तावना के आधार पर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो सबसे पहले जो मेन बात है वो है हमारी प्रेम्बल। अब प्रेम्बल क्या है बेटा? प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना क्या है कि भारतीय संविधान की जो स्टार्टिंग है वो हमारी प्रस्तावना से ही होती है, प्रेम्बल से ही होती है। जब 11 दिसंबर 1946 को जब हमारी संविधान सभा की बैठक हुई तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे जो शब्द उन्होंने कहा, संविधान की आत्मा का चित्र भी इसको कहा जाता है, इसको, हमारी प्रेम्बल को। और प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। क्या डिस्क्राइब किया गया है? द पर्पज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान के उद्देश्यों का वर्णन हमारी प्रस्तावना में किया गया है। इसलिए इसको सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन या की ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। देखो आप जब एनसीईआरटी की कोई भी बुक, 8वीं की 10वीं की कोई भी बुक हम लेते हैं तो सबसे पहले बेटा जब फ्रंट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम पलटते हैं और साइड में हमें इंग्लिश में मिला होता है, लिखा हुआ होता है, वो प्रस्तावना होती है। जैसे क्या है कि हमारी प्रस्तावना में क्या था? लिबर्टी है, सोशलिज्म है, रिपब्लिक है और सेकुलर है, ये सारी चीजें हैं। यानी कि हम भारतीय संविधान को समाजवादी, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये आप ध्यान करो कि एनसीईआरटी की जो भी बुक आप निकालते उठाते हो तो पहले पेज पे सिर्फ जो कंटेंट होता है उससे फर्स्ट पेज पे हमारी प्रेम्बल लिखी होती है, ठीक है ना? ध्यान आया किसी बच्चे को? जो टेक्स्ट बुक होती है हमारी, आया ना ध्यान बेटा? यस मैम। हाँ, इसी को हमारी क्या बोला जाता है? इट्स कॉल्ड द प्रेम्बल। तो प्रेम्बल is the key of our constitution. Why? Because all the aims of our constitution is described in our preamble, ठीक है ना? तो जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे एम हैं हमारे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमारी प्रेम्बल में ही डिस्क्राइब किए गए हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, लोकतंत्र के रूप में स्थापित करते हैं। हम क्या बोलते हैं? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया या वी आर इंडियन पीपल। हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, तो ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि हमें एक समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री के रूप में हम भारत को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो इसलिए इसको
जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, तो सबसे पहले हमारी प्रस्तावना को ही इसमें रखा गया और प्रस्तावना के आधार पर ही 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो सबसे पहले जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसी स्पीच को पढ़ा था, क्योंकि वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये था हमारा प्रेम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है कि प्रस्तावना के उद्देश्यों और आदर्शों के विषय में बताइए, या इसकी फीचर्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ आवर प्रेम्बल, यानी प्रस्तावना के लक्षण और विशेषताएं क्या हैं। अब हमारी जो प्रेम्बल है बेटा, वो मेरे ख्याल से छोटी छोटी 6 या 7 लाइनों में लिखी गई है, ठीक है ना। तो उसमें 70 से भी कम शब्द हैं। कई बार यह क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी प्रेम्बल में कितने वर्ड हैं, तो 70 से भी कम वर्ड हैं और 5 मिनट के समय में ही वो हमारी पढ़ी जा सकती है। तो लेकिन इसके अंदर हमारा गूढ़, बिल्कुल ही डीपली मीनिंग हमारा इसमें छुपा हुआ होता है। पूरे संविधान का, एक तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो निचोड़ होता है, वो इसमें होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रस्तावना हमें क्या दिखाती है, ये हमारे संविधान में जो प्रावधान रखे गए हैं, उनको लागू करना, उनको पढ़ना, उनका विश्लेषण करना, इवैल्यूएशन करना, उनको एनालाइज करना, तो ये सारी चीजें हमारी प्रेम्बल हमें बताती है। तो अब है इसके मेन फीचर्स या इसके एलिमेंट ऑफ आवर प्रेम्बल। सबसे पहले है द इंडियन पीपल आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी कि भारतीय लोग संवैधानिक सत्ता का स्रोत हैं। भारतीय लोग संवैधानिक सत्ता का स्रोत हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारत के लोग हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यही दिया गया है, जब 1949 में बेटा 1949 में हमारे आजादी के बाद पहले चुनाव हुए, तो उस टाइम पे कांग्रेस हमारी सत्ता में आई और जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या हुए, पहले प्रधानमंत्री बने, ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने। तो उस टाइम पे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ये कहा था कि प्रस्तावना में सभा के प्रत्येक सदस्य की इच्छा शामिल है। संविधान को आधार इसी सत्ता और इसकी प्रभु सत्ता लोगों से प्राप्त करनी होगी। यानी कि जितना जो भी हमारी जो असेंबली बनी थी संविधान सभा, मैंने फर्स्ट जो क्लास थी मेरी उसमें मैंने समझा था कि उसमें जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे, सबने अपने व्यूज रखे थे और उसी के आधार पर हमारी जो उनके व्यूज थे उनको एक्सेप्ट किया गया, अच्छी अच्छी बातों को हमारी इसमें संविधान में रखा गया। तो इसमें यही माना गया कि सभी व्यक्तियों की, और व्यक्ति कौन थे कि हमारे द्वारा चुने हुए हमारे नेता, ठीक है, तो उनके उनके व्यूज हमारे व्यूज, तो इसलिए हमारे जो व्यूज हैं वो हमारी प्रेम्बल में एक्सेप्ट किए गए हैं। तो प्रत्येक द इंडियन पीपल आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी कि जो हमारी संवैधानिक सत्ता है, जो हमारा संविधान के तहत जो हमारा शासन है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। इसके बाद बेटे सेकंड पॉइंट है आपका, इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट। इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट, भारत एक समाजवादी राज्य है, ठीक है। समाजवादी कैसे है बेटा, क्योंकि हम सब क्या हैं, हम सब भारत में एक समाजवाद को लाना चाहते हैं, एक लोकतंत्र को, एक गणतंत्र को, ताकि सभी व्यक्ति समान रूप से समाज में अपना कार्य स्टार्ट कर सके, अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी, किसी में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो। तो इसके लिए क्या था कि 1976 में 42 संविधान संशोधन हुआ हमारा, यानी चेंजमेंट ऑफ 42 इन 1976। तो क्या बोला गया इसमें, इसमें ये माना गया कि समाजवाद को, यानी सोशलिस्ट वर्ड को हमारे जो हमारा प्रेम्बल है या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐड किया गया। इसके आधार पर क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए, जो मैं अपनी मतलब आगे हमारे सिलेबस में आएंगे बेटा, फंडामेंटल राइट्स उसमें करवाऊंगी। तो सभी व्यक्तियों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, कुछ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए गए, यानी कि नीति के निर्देशक सिद्धांत,
ठीक है। तो उन्हीं के आधार पर कि प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक है, जैसे हमारा क्या है, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, सेकुलर है, समानता का, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है ना। तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को हमारे जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए हम न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो ये हमें राइट्स मिले हुए हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, इंडिया इज ए सोवरेजियन स्टेट, यानी कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। इसमें क्या है बेटा कि 15 अगस्त 47 अगस्त 1945 को 47 को जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे ऊपर जो इंग्लैंड की जो शासन था या इंग्लैंड के व्यक्ति थे, वही हमारे ऊपर राज्य करते थे। उन्हीं के कानून थे, उन्हीं को हम फॉलो करते थे। लेकिन जब आफ्टर इंडिपेंडेंट 1947 के बाद हम पूरी तरह से स्वतंत्र हुए, हमारा एक संविधान भी बना, हमारी सरकार भी बनी, हमारा राष्ट्रपति भी बना, हमारा पीएम भी बना। ये माना गया कि हमें प्रभुसत्ता संपन्न सोवरेजियन स्टेट, यानी कि हम आंतरिक और बाहरी रूप से किसी भी दूसरी शक्ति के अधीन नहीं हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी डिसीजन लेने हैं वो हमारी सरकार ही लेगी, ठीक है। हमारे द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वही वो डिसीजन लेगी, उन्हीं के आधार पर हमारा सारा का सारा काम चालू होगा, चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, किसी भी तरह का है। तो ये माना गया। अब फोर्थ पॉइंट है, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप देखते हो कि हमारे देश में कितने सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पता नहीं कितने सारे धर्म हैं। और सभी व्यक्तियों को किसी के ऊपर भी ये संविधान की तरफ से ये बाउंडेशन नहीं है कि आप हिंदू नहीं मुस्लिम धर्म को स्वीकारो, या मुस्लिम को छोड़कर हिंदू को, या ईसाई, अपनी मर्जी से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। बस एक ही शर्त होगी कि हम अपने धर्म का प्रचार या प्रसार करते हुए किसी दूसरे के धर्म को कोई भी हानि ना पहुंचाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारा जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इसके बाद है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक क्या होता है बेटा, यानी कि जो हमारे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जनप्रतिनिधि कानून क्या होता है, यानी पब्लिक के द्वारा जो हमारे नेता चुने जाते हैं, हमारे एमएलए है, एमपी है, या हमारे चाहे गवर्नर है, राज्यपाल है, या हमारा सीएम है, पीएम है, जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर है, कल्चरल मिनिस्टर है, वो सारे क्या हैं, उनको जनप्रतिनिधि बोलते हैं, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। वी सेलेक्ट फॉर आवर एम्बिशन, यानी कि हम उनको किसके लिए, अपनी एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए, अपनी बातों को सरकार के सामने रखने के लिए हम उनका चुनाव करते हैं। तो इसलिए इनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है। और हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी एज 18 से ऊपर है, सबको अपना अधिकार है किस चीज का, वोटिंग का। तो हम वोट देकर अपने एमएलए एमपी चुनकर सरकार बनाते हैं, और वो हमारे द्वारा बनाई हुई सरकार हमारे लिए ही कार्य करती है। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। इसके बाद है, इंडिया इज ए रिपब्लिक। भारत एक गणतंत्र भी है, रिपब्लिक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र एक ऐसी सरकार है बेटा जिसकी शक्तियों का स्रोत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता के महान समूह को, यानी कि क्या होता है रिपब्लिक, पब्लिक यानी कि जनसमूह हम सारे के सारे मिलके वोट देते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जो संविधान का जो मेन व्यक्ति, हमारे संविधान का प्रथम जो नागरिक है, वो हमारा राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को हमारा प्रथम नागरिक माना जाता है। तो उनका चुनाव भी हमारा एक चुनाव मंडल के द्वारा, संसद के सदस्यों के द्वारा, विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनका सिलेक्शन
किया जाता है, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है फॉर 5 ईयर या जो भी है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट या अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारा, जैसे मान लें यूएसए का अलग है, अमेरिका में अलग है, रूस में अलग है, इंडिया में अलग है, तो वो अपना अपना टाइम पीरियड अलग अलग उनका सबका होता है। तो हमारे यहाँ पे 5 वर्ष के लिए हमारा राष्ट्रपति या हमारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। इसके बाद क्या है कि जस्टिस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जस्टिस, न्याय। इसमें न्याय में क्या है कि न्याय में 3 तरह के होते हैं बेटे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो जस्टिस में क्या है कि हमें तीनों प्रकार के न्याय को प्राप्त करने का हमारा प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ आर्थिक रूप से, यानी कि हमारी संपत्ति को नहीं छीन सकता है, या हमारे पैसे को अगर वो छीनता है या हमारी किसी भी चीज पर कब्जा करता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना किसी थाने में जाकर किसी भी कोर्ट में केस कर सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर हम दर्ज करवा सकते हैं। अब पॉलिटिकल रूप से क्या है कि हमें अपना वोट देने का, अपना संसद या विधानसभा या हमारे नगर निगम जो भी इलेक्शन होते हैं, हमें वोट देने का अधिकार है। और सोशल का क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक रूप से हमारे साथ छुआछात की भेदभाव करता है, तो हम उसके उसके लिए भी दंडनीय अपराध वो होता है। तो इस तरह से ये हमारे 7 पॉइंट थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे मैंने बताया था कि हमारा सबसे पहले समानता का 14 से 18 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 14 टू 18 हमारा राइट टू इक्वलिटी है। और फिर जो हमारा 25 से 28 तक हमारा क्या है, जो हमारा यानी धार्मिक स्वतंत्रता का है। और 25 से 28 हमारा स्वतंत्रता का। तो इसमें क्या है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, फ्रीडम है किस चीज की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की, अपने धर्म को अपनाने की, अपना कोई भी रोजगार लेने की, कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने की, किसी भी कॉलेज में, स्कूल में हम अपना एडमिशन ले सकते हैं अगर हम उसके एलिजिबल हैं तो। और कोई भी कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, किसी भी भारत के किसी भी राज्य में जाकर हम बस सकते हैं। तो ये हमें फुल फ्रीडम है। लेकिन फ्रीडम तब तक है जब तक हम दूसरे की फ्रीडम को हानि ना पहुंचाए। तो दूसरे के अधिकारों को, उनके नीतियों के को ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं, लेकिन दूसरी स्वतंत्रता को हम हानि नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद है इक्वलिटी। इक्वलिटी का जैसे मैंने अभी बताया था, समानता का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 14 से हमारा आर्टिकल 18 में है, 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार है। तो उसमें भी यही बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान के सामने बराबर है। देखो बेटा, किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा गया कि मान लो एक स्कूल है, स्कूल में भी हम एडमिशन लेते हैं, जो हमें रिजर्वेशन दी गई है, चाहे एससी है, एसटी है, ओबीसी, जिस क्लास को जो रिजर्वेशन दी गई है, उसी उन्हीं की सीटों पर उनका एडमिशन वगैरह होता है। ठीक है, तो सभी को समान रूप से सभी अधिकार दिए गए हैं। मान लो अगर जर्नल है तो जर्नल में सभी बच्चों को समान अधिकार दिए गए हैं, एससी है तो एससी में, बीसी है तो बीसी, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम आर गिवन टू ऑल ऑफ द पीपल, यानी कि सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनको समान माना गया है, बराबर माना गया है हमारे संविधान में। अब है हमारा नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि एकता और अखंडता, यूनिटी और इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमारे देश की अखंडता, अखंड हमारा भारत देश क्या है, एक अखंड है। इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उधर से हम आसाम से लेकर गुजरात तक अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में बहुत तरह के बोलियां, बहुत तरह के धर्म, बहुत सारी हमारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी हमारा देश एक है। हम सब की हमारे अंदर क्या है, एक यूनिटी है, एकता है, अखंडता है और इंटीग्रेशन हमारा बना हुआ है। तो ये थी हमारी जो प्रेम्बल थी उसकी मेन फीचर्स। अगर क्वेश्चन आता है कि आपकी व्हाट डू यू मीन बाय आवर प्रेम्बल, तो उसका मतलब क्या है, व्हाट आर द फ्यूचर फीचर्स, कौन से हमारे लक्षण को कौन से हैं, वो मैंने आपको करवाए हैं। तो इसके बाद क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है उसके 2 पार्ट थे।
कि प्रेम्बल इज द की ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड था हमारा सेकंड था हमारा राइट डाउन द सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेस ऑफ प्रेम्बल, यानी कि प्रेम्बल के आधार पर हमारे भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं, कि हमारी प्रस्तावना में कौन सी विशेषताएं हमारे संविधान की दी गई हैं। ठीक है, तो इसके अब लिखो हमारी द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो बेटा सभी बच्चों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास, सबके पास बुक्स है, ठीक है। आप कोई भी स्टूडेंट अपनी बुक में बाद में मार्क करो, लेकिन जब तक टीचर जब क्लास में बताता है तो वो 2 या 3 बुक्स में से, कंसर्न बुक में से वो आप लोगों को के साथ डिस्कस करते हैं, तो प्लीज उस टाइम पे अपना नोट डाउन करो, बाद में अपनी बुक्स में से पढ़ लेना, ठीक है ना। सभी के पास बुक्स हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको बुक्स में, इन जो बुक्स आपके पास है उसमें नहीं भी मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपकी इसमें हैं भी। तो कुछ चीजें हमारी अलग होती हैं जो आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्या है कि हमारे जो मेन फीचर्स हैं, विशेषताएं क्या हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, या मूल लक्षण क्या है। सबसे पहले है कि भारतीय संविधान में, जैसे मैंने पहले बताया था कि 26 जनवरी 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं उनका वर्णन कीजिए, या कौन कौन सी इसके फीचर्स हैं, कौन क्या इसकी विशेषताएं हैं वो बताओ। तो सबसे पहले क्या कि हमारे जो मेन फीचर्स तो यही आएगी कि बिगिनिंग विद द प्रेम्बल, यानी कि हमारा जो संविधान है वो किससे आरंभ होता है, प्रस्तावना से। तो संविधान का आरंभ हमारी प्रस्तावना से है, और प्रस्तावना में हमारा क्या बोला गया है, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी, यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें क्या बोला गया है, हमारी प्रेम्बल में क्या बोला गया है कि सबसे पहले हमारा एक सोवरेजियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हमारा जो राज्य है उसको स्थापित करना। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को, यानी कि जो मैंने अभी बताया था कि आर्टिकल 42 में इन 1976 आर्टिकल चेंजमेंट ऑफ 96 का जो था हमारा 76 में एक चेंजमेंट हुआ था आर्टिकल 42 में, तो 2 शब्द हमारे ऐड किए गए थे, एक समाजवादी और एक हमारा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, सेकुलर और सोशलिस्ट। तो इसमें क्या था कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ बेटा, उसमें इन चीजों को रखा गया कि सभी व्यक्ति समाज में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित है, वो संविधान के सामने बराबर है। अब सेकंड इसकी फीचर्स क्या है, लिखित एवं विस्तृत संविधान, रिटर्न एवं डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या है कि हमारा जो आज, जब मैंने आपको बताया था कि जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम पे हमारे कितनी शेड्यूल थे 8 शेड्यूल थे, और 395 हमारे आर्टिकल्स थे। तो इस तरह से हमारी जो 8 अनुसूचियां और 395 धाराएं हमारे संविधान में हैं। तो हमारा बहुत बड़ा संविधान है और बहुत विस्तृत है और रिटर्न में है, क्योंकि रिटर्न में जो चीजें होती है वो हमारे पास एक प्रूफ के तौर पर होता है। तो इसलिए हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है। इसके बाद क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव फ्रॉम मैनी सोर्सेज, कि मैंने पहली क्लास में ये बताया था कि कौन कौन से किस सोर्स से हमारे संविधान में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो अनेक स्रोतों से लिया गया संविधान है, जैसे मैंने बताया था उस दिन, अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, और जो हमारा एक्ट 1935 है तो उसमें से बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में ऐड की थी। तो इसलिए हमारा संविधान दुनिया के विभिन्न देशों में सबसे अच्छा संविधान माना गया है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, यानी कि फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है।
क्यों है? क्योंकि एक संसद के द्वारा जब हमारे सदस्य चुने जाते हैं, वो सारे के सारे मिलकर कानून बनाते हैं। फिर उन कानूनों को जो हमारी विधानसभा है, वो उनको बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, और जो न्यायपालिका यानी कि जुडिशियल है, वो हमारे उन अधिकारों की रक्षा करती है। तो इसमें हमारा संविधान फ्लेक्सिबल कैसे है, यानी कि मान लो टाइम टू टाइम अगर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर कुछ ऐसी समस्या हमारे सामने आती है, तो हम किसी भी एक्ट को उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे अभी 1951 एक्ट ये हमारे संविधान में जोड़ा गया, जिसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के साथ क्या है कि अगर कोई पेरेंट्स अपने माता-पिता को एजुकेशन नहीं दे, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देता, तो वो दंडनीय अपराध होगा। यानी कि पर ये हमारा एक तरह से जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उनमें ये ऐड किया गया है कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेशन देनी ज़रूरी है। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का जो हमारा प्रोविज़न रखा गया है, उसको पूरा करना है। इसके बाद है सेक्युलर स्टेट। जो फीचर्स हमारी प्रेम्बल की हैं वही आएँगी, यानी कि हमारा सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। इसके बाद क्या है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के साथ-साथ धार्मिक अधिकारों का कौन-सा बताया था मैंने आर्टिकल? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक हमारे जितने भी धार्मिक अधिकार हैं उनको इसमें रखा गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से पूजा कर सकता है, तिलक लगा सकता है या फिर अपने धर्म का प्रचार-प्रसार कर सकता है, अपना सकता है, छोड़ सकता है। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद क्या है कि प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो आप लोगों ने 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़े हैं। तो फंडामेंटल राइट्स है हमारे आर्टिकल 14 से लेकर हमारे आर्टिकल 32 तक। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा जैसे समानता का राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन। तो इस तरह से जो हमारे मौलिक 6 मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं, वो हमारे संविधान में इंक्लूड किए गए हैं। अब है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51 ए जो मैंने अभी बताया था कि जो चेंजमेंट हुआ था 1976 में, इसमें ये रखा गया था कि सभी बच्चों को एजुकेशन के साथ-साथ हमारे मौलिक जो कर्तव्य है उनका भी पूरा करना। मौलिक कर्तव्य कौन से हुए बेटा? जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। देखो अगर हमारे कुछ अधिकार है तो हमारी कुछ ड्यूटियाँ भी है ना। ये नहीं कि हमें सारी चीज़ें मिले और हम कुछ भी उसके बदले में कोई भी किसी भी प्रकार की अपनी ड्यूटी ना पूरी करें। जब हम अपने अपने अधिकार को अगर प्राप्त कर सकते हैं तो अपने कर्तव्य को भी हमें पूरा करना होगा। तो उस ड्यूटी में क्या है कि जैसे हमारा क्या है, सबसे पहले तो अपने संविधान की जो संविधान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी कहीं भी अवहेलना ना करना, उसकी इज्जत करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है? फिर क्या है कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है या राष्ट्रीय गीत है, जैसे जनगण मन है या फिर हमारा वंदे मातरम है, तो इनकी रिस्पेक्ट करना। फिर जो हमारे जितने भी धार्मिक जो हमारे राजनेता हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हमारे देश की आज़ादी के लिए जो लड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना। जितने भी हमारे इंडियन के जो रिस्पेक्टेड जो पॉलिटिकल सिंबल्स हैं, जैसे सारनाथ का स्तंभ है या फिर हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उन सब की क्या करना? रिस्पेक्ट करना। तो इस दूसरा क्या कि हमारी जो भी जैसे कोई भी हम पार्क में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कि पार्क में क्या फूल तोड़ते हैं, गंदगी फैलाते हैं, इस तरह से करते हैं ना। तो ये भी जो राष्ट्रीय जो चीज़ें हैं, जो नेशनल जो थिंग्स है, जो हमारे लिए बनी हुई हैं, उनकी भी हमें रक्षा करना, उनमें साफ-सफाई का ध्यान करना, उनमें अगर कोई भी इस तरह की गतिविधि दिखती है, तो हमें तुरंत नगर पालिका या नगर निगम को अवगत कराना। तो पेड़-पौधे हैं या फिर किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय संपदा है, जैसे हमारा ताजमहल हुआ, तो नेशनल अ, है ना नेशनल प्रॉपर्टी, चाहे हमारा ताजमहल है या हमारा लाल किला है, जामा मस्जिद है, जो भी हमारी कोई भी जो नेशनल प्रॉपर्टी है, उसकी हमें रक्षा करना, उसका हमें ध्यान रखना। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट यानी कि संवैधानिक प्रतिबद्धताएँ। ये क्या होती हैं बेटा?
कि इसमें जब हमारे कुछ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ हमारे कुछ सिद्धांत भी दिए गए थे, जो नीति के निर्देशक सिद्धांत जिनको बोला जाता है। तो इसमें क्या बोला गया कि हमारी जो सेकुलर जो कंट्री है, तो उसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए, जिनको नीति के निर्देशक सिद्धांत हिंदी में कहा जाता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनको ऐड किया गया है। तो इसमें भी वही है, हमारा सोशलिस्ट, उदारवादी, लिबरल और गांधीवादी सिद्धांतों को के पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं है, बल्कि जनमत की शक्ति है। मान लो गांधी जी ने हमें सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ा, ठीक है? तो क्या हमारे पास कोई ऐसा कानून है कि इन चीज़ों को हम सत्य ही बोलें? नहीं है ना? लेकिन हमारी अपनी तो शक्ति है ना, हमारी तो इच्छा शक्ति है ना, हमारी तो मानसिकता है कि हमें हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कमिटमेंट है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो उसमें हमें कि भले ही सारी चीज़ें कानून ही हमारे से ना मनवाए, बल्कि हमारा भी ये एक फर्ज बनता है कि हमें चोरी ना करना, ईमानदारी ईमानदारी बरतना, या फिर किसी के साथ धोखाधड़ी ना करना, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना। तो इस तरह से हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे कमिटमेंट है या नीति के निर्देशक जो हमारे सिद्धांत है, वो हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। इसके बाद क्या है कि वही हमारा सोवरेजियन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, और रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसकी सत्ता को बनाए रखना, उसकी गरिमा को बनाए रखना। इसके बाद है यूनिवर्सल अडल्ट इलेक्शन चॉइस, यानी कि हमारा इलेक्शन का जो अधिकार है, राइट टू इलेक्शन या राइट टू वोटिंग। तो किसी भी, जैसे जब हमारी एज 18 प्लस हो जाती है या 18, तो हमें अपने मत का सही प्रयोग करने का अधिकार है। इसके बाद है बेटा फेडरल गवर्नमेंट या संघात्मक शासन। संघात्मक शासन क्या होता है कि बेटे हमारे यहाँ पे 28 स्टेट हैं, ठीक है? तो एक केंद्रीय सरकार और बाकी सभी में राज्य सरकारें होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बाकी सभी स्टेट में अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं। तो उसी के आधार पर 3 सूचियाँ हमारी बनाई गई हैं। 3 हमारी लिस्ट है। सबसे पहले हमारी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची कौन सी है? यूनियन लिस्ट होती है, फिर हमारी स्टेट लिस्ट होती है और फिर हमारी कंकरेंट, यानी 3 तरह की हमारी सूचियाँ होती हैं। अब सेंट्रल लिस्ट में क्या आ गया हमारा? सेंट्रल लिस्ट में जितनी भी हमारे अधिकार है, कानून है, उस पे जो कानून बनाती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि स्टेट की जितने भी काम है उनके ऊपर हमारी स्टेट, जैसे हमारी हरियाणा राज्य सरकार है, तो वो कानून बनाएगी। और जो कंकरेंट लिस्ट है उस पे राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, ठीक है? आया समझ में? तो हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो शिक्षा का डिपार्टमेंट है, वो हमारा कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। तो उस पर हमारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। तो ये हमारा आगे के क्वेश्चन में भी आएगा कि कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, वो मैं आगे डिटेल में करवाऊंगी आप लोगों को। तो इस तरह से हमारी संघात्मक सरकार है, यानी कि फेडरल है। इसके बाद है हमारा सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को इकहरी, भारत के सभी व्यक्तियों को एक ही नागरिकता है, वो है भारतीय। यानी कि सभी व्यक्तियों को हमें एक जो सिटीजनशिप मिली है वो कौन सी है? इंडियन। ये भी है हमारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुपर जो मेन सुप्रीम पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट की मेन जो पावर है वो मानी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ है। अगर हमारे अधिकारों का कोई हनन करता है तो सबसे पहले हम स्टेट गवर्नमेंट के तहत हमारे जो छोटे न्यायालय होते हैं, जो जो हमारा जैसे हाई कोर्ट है, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, लेकिन वहां भी हमें न्याय नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे और भी कुछ दे रखे हैं, जैसे लिबरल डेमोक्रेसी है हमारा, पंचायत राज है बेटा, और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन। ये मेन माना गया है कि जो हमारे वीकर सेक्शन है, जो हमारे नीचे तबके की जो जनसंख्या है, चाहे जैसे ट्राइबल एरिया में एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो उनमें उनको भी शिक्षा देने के लिए हमें कुछ
अधिकार उनको अलग से दिए गए हैं, जिसके तहत वो भी अपना विकास कर सके, उनको भी एजुकेशन का जो प्रोविजन है वो उनके लिए रखा गया है। तो इस तरह से ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज आवर प्रेम्बल, फीचर्स ऑफ आवर प्रेम्बल, या फिर why our preamble is called the key of our constitution।